हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोगों को पढ़ना है महाजनपद काल। महाजनपद काल में आप लोगों को जैसे पढ़ना होता है कि आपने देखा होगा 16 महाजनपद, ठीक है ना। हमने पहले आपको क्या पढ़ाया है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म का उसी के समानांतर चल रहा था एक साम्राज्य जिसका नाम है महाजनपद काल। महाजनपद काल में ही आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म को पढ़ना होता है। तो हम लोग बिना देरी किए हुए देखते हैं। हमने बताया कि कितने महाजनपद थे, तो आप कहोगे 16 महाजनपद थे। तो पूछेगा आपसे बताओ महाजनपद काल में कुल कितने महाजनपदों की जानकारी मिलती है, तो आपको बताना है 16। अब ये 16 की जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो इसकी जानकारी हमें दो पुस्तकों से मिलती है। एक का नाम है अंगुत्तर निकाय, एक का नाम है अंगुत्तर निकाय और दूसरे का नाम है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र क्या नाम है, भगवती सूत्र नाम है। ये दो पुस्तकें हैं जिससे हमें क्या पता चलता है, इन 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। तो पूछा गया क्वेश्चन है कि किस जैन और बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये बौद्ध और जैन ग्रंथ हैं जिसमें 16 महाजनपद की जानकारी प्राप्त होती है। और ये 16 महाजनपद कौन थे, इसकी जानकारी आपको ध्यान में होना चाहिए। अब तनिक भर हम आपको बताते हैं। आपने पढ़ा हड़प्पा सभ्यता, क्या पढ़ा, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में आपने पढ़ा, हड़प्पा सभ्यता के बाद हमने आपको बताया, थोड़ा क्रम देख लो। हमने बताया आपको ऋग्वैदिक काल, क्या पढ़ाया, ऋग्वैदिक काल, ठीक है ना। ऋग्वैदिक काल के बाद आपको हमने पढ़ाया उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ठीक है ना, उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल। अब ध्यान देना, यहां पर क्वेश्चन कैसे बना है ये ध्यान देना है आपको। देखो हड़प्पा सभ्यता में हमने बताया कि यह कैसा सभ्यता था, तो आपने कहा यह नगरीय सभ्यता था, प्रथम नगरीय सभ्यता था, प्रथम नगरीय सभ्यता था। यह ध्यान रखना है, प्रथम नगरीय सभ्यता था। उसके बाद हमने बताया ऋग्वैदिक काल, हमने बताया उत्तर वैदिक काल। ये दोनों ही समय कैसा था, ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। ध्यान रहे, ये भी ग्रामीण सभ्यता थी और ये भी ग्रामीण सभ्यता थी। उसके बाद हमने बताया बाबू क्या, महाजनपद काल। हमने बताया महाजनपद काल, ठीक है ना, महाजनपद काल। अब ध्यान देने वाली बात है, प्रथम नगरीकरण का साक्ष्य कहां से मिलता है, हड़प्पा सभ्यता से। द्वितीय नगरीकरण का साक्ष्य हमें कहां से मिलता है, महाजनपद काल से। तो ध्यान रहे, महाजनपद काल कैसा समय है, द्वितीय नगरीकरण का, द्वितीय नगरीकरण का, ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा कि बताओ भारत में प्रथम नगरीकरण का साक्ष्य कहां से मिला है, तो हड़प्पा सभ्यता। भारत में द्वितीय नगरीकरण का साक्ष्य कहां से मिला है, तो बता देना महाजनपद काल से। महाजनपद काल में कुल कितने राज्य थे, तो कह देना 16 राज्य थे। कितने, 16 राज्य थे, जिन्हें महाजनपद के रूप में हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, अब देखो ये बात यहां से क्या बनता है कि हमने बताया बाबू, यहां तो कोई इतिहास का अभी हम लोग पढ़ नहीं पाए, तो राजनीतिक स्थिति के बारे में यहां पर हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन ऋग्वैदिक काल में हमने बताया कि यहां पर शासन का सबसे बड़ा स्वरूप क्या था, तो जन था। क्या था, जन। और यहां से क्या उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया, जनपद हो गया। क्या हो गया, जनपद हो गया। और उत्तर वैदिक काल के बाद महाजनपद में आए तो क्या बन गया, महाजनपद। अर्थात राजा एक छोटे क्षेत्र पर शासन करता था, उसे कहते थे जन, उसे कहा गया जन। राजा जितने बड़े क्षेत्र पर शासन करता था उसे कहते थे जन। जन थोड़ा और बड़ा बना तो यह हो गया जनपद। क्या हो गया, जनपद। थोड़ा और बड़ा बना तो जनपद। भाई साहब जनपद और जब थोड़ा बड़ा बना तो वह कहलाया महाजनपद, ठीक है ना। तो ये दोनों ध्यान रखना है कि ये ग्रामीण सभ्यता थी, ये भी ग्रामीण सभ्यता थी। ये द्वितीय नगरीकरण का काल है। किसका काल है, द्वितीय नगरीकरण का। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, कि भाई साहब महाजनपद काल क्या था, द्वितीय नगरीकरण का काल था। तो ये ऐसे ही बना लेना, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं और आगे थोड़ा बढ़ते हैं। 16 महाजनपदों की राजधानी पूछता है। बताओ कोसल राज्य की राजधानी कहां थी, चेदी राजधानी कहां थी, चेदियों की, ठीक ना। कुरु की राजधानी कहां थी, ठीक है। इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो अभी आप लोग को मैप के माध्यम से सारा कुछ कवर हो जाएगा एक ही बार में, तो परेशान नहीं होना है आप लोगों को। 16 महाजनपदों को याद कराना हमारा जिम्मेदारी है, ठीक है ना। अब देखो इन 16 महाजनपदों में हमने कहा कितने, 16 महाजनपद। इन 16 महाजनपदों में जो 14 जनपद थे, 14 क्या थे और 2 क्या थे, तो 2 क्या थे, संघ थे, ठीक है ना, गणराज्य थे, गणराज्य। अब ये क्या होता है भाई साहब, 16 महाजनपद तो मिले हैं, 16 महाजनपद तो मिले हैं। 16 महाजनपदों में 2 कैसे हैं, गण राज्य। गण राज्य का मतलब जैसे मान लो ये कोई क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर अगर एक आदमी शासन करता है, एक आदमी अगर शासन करता है, एक राजा अगर शासन करता है, तो यह कहलाता है राजतंत्र। क्या कहलाता है, राजतंत्र कहलाता है। लेकिन एक से अगर अधिक लोग मिलकर के इस क्षेत्र पर शासन करें तो यह कहलाता है गणतंत्र। क्या कहलाता है, गणराज्य या गणतंत्र कहलाता था, ठीक है ना, गणराज्य, ठीक है ना।
गणराज्य या गणतंत्र कहलाता था। तो उस समय एक दो स्थान ऐसे थे जहां पर एक राजा नहीं बल्कि कई राजा मिलकर शासन करते थे, तो आपको वो भी ध्यान में रखना है। वो दो कौन कौन थे तो आपको ध्यान में रखना है। यहां तो 14 में राजतंत्र था, क्या था? राजतंत्र, एक राजा शासन करता था। लेकिन यहां पर क्या था? गणतंत्र। तो गणतंत्र का साक्ष्य कहां कहां मिला है? तो मल्ल जनपद में, मल्ल गणतंत्र में, मल्ल गणतंत्र, गणतंत्र। और दूसरा लिखो उसके अलावा वज्जी संघ, वज्जी संघ, नाम ही उसका वज्जी संघ है। क्यों? क्योंकि कई सारे क्षेत्रों को मिलाकर कई राजा मिलकर यहां शासन करते थे। अब नोट करके लिखना, हाई नोट करके वज्जी संघ में लिखना, यह दुनिया का सबसे प्राचीन गणतंत्र है, दुनिया का सबसे प्राचीन है, ठीक है ना, विश्व का प्राचीनतम गणतंत्र है, एकदम नोट करके लिख लो। चलो लिख लेते हैं, दुनिया का सबसे प्राचीनतम गणतंत्र है, ठीक ना। ये ध्यान रखना है। कौन? वज्जी संघ कैसा है? दुनिया का सबसे प्राचीनतम गणतंत्र है, ये बात आपको ध्यान में रखना। लिख लो, आगे चलते हैं तब हम लोग विश्व का, ठीक है ना। अब ये आपको 16 महाजनपद है। अब 16 महाजनपद कौन कौन से हैं उसे भी हम लोग देख लेते हैं, और राजधानियां पूछता है तो राजधानी भी उसकी देख लेते हैं कि कौन किसकी राजधानी थी, तो ये सब हम लोग को याद हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना। अब देखो 16 महाजनपद कहां कहां स्थित थे तो आपको ध्यान है। एक है भाई साहब, ये जो हमने बनाया, देखो अच्छे से शायद नहीं बना होगा लेकिन काम भर के तो बन गया है। अब देखो ये वाला जो क्षेत्र है ये है भारत पूरा, और उस भारत में हमने क्या बनाया? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का अगर एग्जाम दे रहे हो तो ये 8 महाजनपद आपको याद होना चाहिए। 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में हैं तो कह देना 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में। एक चेदी है, ठीक है ना, एक चेदी महाजनपद है। और यहां पर सूरसेन, मथुरा वाले क्षेत्र में एक महाजनपद था जिसका नाम सूरसेन था। यहां पर कुरु महाजनपद, यहां पर कुरु, ठीक है ना, कुरु महाजनपद था। अभी सबका नाम लिख लेंगे, ठीक है ना। और यहां पर प्रयागराज के आसपास कौशांबी वाले क्षेत्र में वत्स महाजनपद था। क्या? वत्स। उसी के बगल में काशी महाजनपद था, उसी के बगल में काशी था, ठीक है ना। और ये गोरखपुर के आसपास वाले क्षेत्र में कौन थे? मल्ल थे। और उसी के आगे कोसल राज्य था। कौन था? कोसल राज्य था। और यहां पर पांचाल, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद वाले क्षेत्र में कौन थे? पांचाल थे, ठीक है ना। उसके अलावा यहां पर एक महाजनपद था, यहां पर कंबोज था, और यहां पर गांधार महाजनपद था। कौन? गांधार, ठीक है ना। और एक राजस्थान में मत्स्य महाजनपद था। कौन? मत्स्य महाजनपद था। और यहीं पर आओगे मध्य प्रदेश में तो आपको मिल जाएगा अवंती महाजनपद। कौन? अवंती। और नीचे आओगे नर्मदा नदी के दक्षिण में तो मिल जाएगा आपको असमक महाजनपद। और बिहार में आ जाओ तो बिहार में मिल जाएगा सबसे पहले मगध महाजनपद यहां था, और मगध के ऊपर था अंग महाजनपद, मगध के ऊपर अंग महाजनपद। उसके अलावा वज्जी महाजनपद, ठीक है ना, वज्जी महाजनपद। तो इस प्रकार आपने देखा ये कहां? दोनों पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, ये कहां है? राजस्थान में, ये कहां है? मध्य प्रदेश में, ये कहां है? ये नर्मदा नदी के दक्षिण में। और ये 8 कहां है? उत्तर प्रदेश में। ये कहां है? तीनों बिहार में है। इनका नाम पूछता है और इनकी राजधानी पूछता है, तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। इनका नाम और राजधानी हम लोग भी देख लेते हैं। ये इनकी नाम कि इनका नाम क्या है भाई साहब, और इनकी राजधानियां भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसे करके बना लो, ठीक है ना। और ऐसे करके बना लो, तीर बना लो, और उसके अलावा हम लोग इनका नाम लिखते हैं। ये महाजनपद है जो इसका नाम असमक है। सबसे नीचे, सबसे दक्षिण में पूछा भी गया क्वेश्चन, सबसे दक्षिण में कौन सा महाजनपद था तो लिख लो असमक, असमक महाजनपद। सबसे दक्षिण में कौन सा महाजनपद था? असमक। और ये कौन है? अवंती, अवंती महाजनपद, अवंती, ठीक है, अवंती महाजनपद। और ये कौन है? चेदी महाजनपद, चेदी महाजनपद। और ये कौन है? मत्स्य महाजनपद, मत्स्य, ठीक है ना, मत्स्य महाजनपद। ये कौन सा? सूरसेन था, सूरसेन महाजनपद, ठीक है ना, सूरसेन महाजनपद। ये कौन था? गांधार महाजनपद, गांधार महाजनपद। और ये कौन था? कंबोज महाजनपद, कंबोज महाजनपद, ठीक है ना, कंबोज महाजनपद। उसके अलावा ये वाला कुरु महाजनपद, ये कौन है? कुरु, कुरु महाजनपद। और ये कौन है? ये पांचाल महाजनपद है, पांचाल, पांचाल महाजनपद, ठीक है ना। और ये कौन है? कोसल महाजनपद, श्रावस्ती वाले क्षेत्र में कोसल महाजनपद। और ये क्या है? मल्ल महाजनपद, मल्ल महाजनपद, ठीक है ना। उसके अलावा ये वत्स महाजनपद,
वत्स महाजनपद, और ये कौन है, काशी महाजनपद, काशी महाजनपद, ठीक है ना। और देखो ध्यान रहे सब, ये है काशी और ये है वत्स और ये है मल्ल और ये है कोसल, ये है पांचाल, ये है कुरु, ठीक है ना। अब ये कौन है, मगध महाजनपद, सबसे नीचे मगध है, मगध महाजनपद, उसके ऊपर कौन है, अंग महाजनपद, अंग महाजनपद, उसके ऊपर वज्जी महासंघ, वज्जी संघ था, ठीक है ना। तो ये हो गए 16 महाजनपद हो गए, याद करना है राजधानी सहित, ठीक है ना। अब देखो सबसे नीचे सबसे दक्षिण में कौन सा महाजनपद था, अस्मक, सबसे उत्तर में कौन था, कंबोज, सबसे उत्तर में कंबोज, सबसे उत्तर में कंबोज, सबसे पश्चिम में गांधार। तो 3 याद रखना है, ठीक है ना, 3 याद रखना। सबसे दक्षिण में कौन सा महाजनपद था, अस्मक था, सबसे दक्षिण में अस्मक था, सबसे उत्तर में कंबोज, सबसे पश्चिम में गांधार। तो ये याद रखना है 16 महाजनपदों के संदर्भ में, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब राजधानी इनकी कौन कौन सी थी, तो आपको ये भी ध्यान में रखना। अस्मक की राजधानी तो कहोगे पैठान, पैठन, ठीक ना, कहीं पैठन लिख लो, ऐसे करके सामने लिखो। अस्मक की राजधानी क्या थी, पैठन थी, अस्मक की राजधानी पैठन। मगध की राजधानी गिरिव्रज, क्या नाम था, राजगृह लिख लो, राजगृह और ग्रीवरज दोनों, ग्रीवरज। मगध की राजधानी पहले क्या थी, मगध महाजनपद की राजधानी पहले क्या थी, राजगिरी, ग्रीवरज। आगे चल के पाटलिपुत्र भी हो जाएगा, वैशाली भी बनेगा कुछ समय के लिए, तो वो जब समय समय पर किन राजाओं के द्वारा बनाया जाता है तब बताएंगे। अंग की राजधानी चंपा, अंग की राजधानी चंपा, ठीक है ना, अंग की राजधानी चंपा। वज्र की राजधानी वैशाली, वज्र किसकी, वैशाली किसकी राजधानी थी, किस महाजनपद की, तो वज्जी महासंघ की राजधानी वैशाली, वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या, वैशाली। तो ये ध्यान। अवंती की राजधानी उज्जैनी लिखो, उज्जैनी, और महेशमती भी था, ठीक है, उज्जैनी, ठीक है। अवंती की राजधानी उज्जैनी। चेदी की राजधानी सुक्तिमती, सुक्तिमती, ठीक है ना, चेदी की राजधानी सुक्तिमती। मत्स्य की राजधानी विराटनगर, ठीक है ना, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, ये सब ध्यान रखना। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। सुसेन की राजधानी मथुरा, सुसेन की राजधानी मथुरा। गांधार की राजधानी तक्षशिला, तक्षशिला। गांधार की राजधानी कहां थी, तक्षशिला थी। कंबोज की राजधानी हाटक, हाटक, हाटक या राजापुर, ठीक है ना। कंबोज की राजधानी हाटक, कंबोज की राजधानी बाबू हाटक। कुरु की राजधानी कुरु, इंद्रप्रस्थ, कुरुओं की राजधानी कहां थी, इंद्रप्रस्थ, ठीक है ना, कुरुओं की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी, ठीक ना, अहिछत्र, पांचाल की राजधानी अहिछत्र। कौशल की राजधानी श्रावस्ती या साकेत, ठीक ना, कौशल की राजधानी श्रावस्ती या साकेत, श्रावस्ती, ठीक ना, कौशल की राजधानी श्रावस्ती। मल्ल की राजधानी कुशीनगर या कुशीनारा, कुशीनारा या कुशीनगर भी लिख लेना, कुशीनारा, आगे चल के कोई बनेगा। वत्स की राजधानी कौशांबी, कौशांबी, ठीक ना, वत्स की राजधानी कौशांबी। काशी की राजधानी वाराणसी, ठीक ना, काशी की राजधानी वाराणसी, काशी की राजधानी वाराणसी। तो ये हो गए 16 महाजनपदों के संदर्भ में, तो आपको ये बात ध्यान में रखना, ठीक है ना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना। एक बार फिर से ये भी लिख लो, नोट करके ये लिख लो। सबसे दक्षिण में स्थित महाजनपद, सबसे दक्षिण में स्थित महाजनपद, सबसे दक्षिण में स्थित महाजनपद अस्मक, सबसे उत्तर में स्थित महाजनपद कंबोज, सबसे पश्चिम में स्थित गांधार। ये भी लिख लो। एक बार फिर से देखते हैं हम लोग। सबसे देखो दक्षिण में अस्मक था, अस्मक की राजधानी पैठन थी, उसके ऊपर अवंती, अवंती की राजधानी उज्जैनी, अवंती की राजधानी उज्जैनी। उसके अलावा चेदी की राजधानी सुक्तिमती, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, सुसेन की राजधानी मथुरा, गांधार की राजधानी तक्षशिला, कंबोज की राजधानी हाटक या राजापुर, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, पांचाल की राजधानी अहिछत्र, कौशल की राजधानी श्रावस्ती और साकेत, ठीक है ना। मल्ल की राजधानी कुशीनारा, वत्स की राजधानी कौशांबी, काशी की राजधानी वाराणसी, वज्र की राजधानी वैशाली, अंक की राजधानी चंपा, मगध की राजधानी राजगिरी। तो आपको ऐसे याद करना। अब 16 महाजनपदों में यह ध्यान रखना है कि भाई साहब 16 महाजनपदों में कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में है, तो कह देना 8। 8 महाजनपद कहां है, उत्तर प्रदेश में। वर्तमान में 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश से मिले और 8 बाकी जगहों पे। 3 देखो ये बिहार से, वज्जी अंग मगध कहां से मिले हैं, बिहार से। और भाई साहब अस्मक कहां है, नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, ठीक है ना। अवंती कहां है भाई साहब, मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। मत्स्य कहां, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, मत्स्य कहां है, राजस्थान में। और बाकी हाटक और तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान वाले क्षेत्र में स्थित है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, इसके संदर्भ में। अब आते हैं हम लोग
मगध साम्राज्य के राजाओं द्वारा। अब देखो आगे चल के मगध, इसमें कितने 16 महाजनपद हैं। अब 16 महाजनपदों में एक महाजनपद है मगध महाजनपद, ठीक है ना, मगध महाजनपद होगा। अब ये मगध क्या करेगा, अपने आसपास के जितने हैं क्षेत्रों को जीत लेगा। अब जो ये मगध है ना, अब ये मगध क्या करेगा, आगे अंग को जीतेगा, आगे वज्र को जीतेगा, आगे मल्लो को जीतेगा, आगे काशी दहेज में मिल जाएगा, काशी के आगे कौन है, कौशांबी, कौशांबी को जीत लेगा। तो इस प्रकार अपने साम्राज्य को ये क्या करेगा, बढ़ाएगा। अब ऐसा नहीं है कि केवल यही मगध भर जीत रहा है, ये सारे 16 महाजनपद आपस में लड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं। आपस में लड़ने की वजह से क्या कर रहे हैं, तो कुछ महाजनपद आपस में, जैसे अवंती क्या करेगा, इसको जीत लेगा, किसको, अवंती इसको जीत लेगा। तो इस प्रकार देख रहे हो कि सब आपस में जीत रहे हैं, ठीक है। आगे चल के चेदी को भी ये जीत लेगा। तो इसमें इसके साम्राज्य में अवंती साम्राज्य अपना नीचे से बढ़ा रहा है, इधर से मगध साम्राज्य अपना बढ़ा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार आप देखोगे कि कौशल भी आगे चल के काशी को जीत लेगा। तो इस प्रकार ये क्या करते हैं, अपना क्षेत्र सभी विस्तार कर रहे हैं। लेकिन अंतिम सबसे ज्यादा क्या करता, जीत हासिल कौन करता, मगध। मगध के बड़े बड़े राजा होंगे, बड़े शक्तिशाली राजा होंगे, ये क्या करेंगे, पूरे क्षेत्र पर क्या कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे। और इसी पर क्या करेंगे, आगे चल के महान सम्राट होंगे चंद्रगुप्त, आगे चल के बिंबिसार, अजातशत्रु जैसे महान राजाओं के द्वारा इन सब क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया जाएगा। और आगे चल के भाई साहब इसी पर आपको अन्य साम्राज्य देखने को मिलेगा। मौर्य साम्राज्य भी इसी पर अपना साम्राज्य बनाएगा। तो पहले शुरू होगा कहां से, मगध के इन क्षेत्रों को विजित करने से। पहले छोटे छोटे क्षेत्रों को जीता जाएगा और इस प्रकार मगध साम्राज्य का उद्भव होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना। अब हम लोग आते हैं मगध साम्राज्य। अब हेडिंग डालो, मगध साम्राज्य। ये हो गया होगा आप लोगों का। अब डालो मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य। अब आपसे पूछे कि मगध साम्राज्य इतने 16 महाजनपदों में मगध ही क्यों सबसे बड़ा साम्राज्य बना पाया, बाकी लोगों ने क्यों नहीं, तो बताओ क्यों। तो सबसे पहले लिखो मगध साम्राज्य के उदय के कारण। उदय के कारण मगध साम्राज्य ही क्यों जीत पाया, बाकी साम्राज्य क्यों नहीं जीत पाए, तो इसके पीछे कारण है। लिखो, मगध में हाथी का पाया जाना, ठीक ना। मगध गंगा तथा अन्य नदी घाटियों में स्थित होना, जिसकी वजह से क्या हुआ, उपजाऊ मृदा प्राप्त हुई, ठीक ना। और उपजाऊ मृदा प्राप्त, अभी समझा रहे हैं, उपजाऊ मृदा होगी तो उस पर ज्यादा पैदावार होगा, तो ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा, ठीक ना। ये सारे। और अगर मगध के महत्वाकांक्षी राजा, ठीक है, महत्वाकांक्षी राजा। अगला पॉइंट इसी में लिखो, मगध में लोहे का पाया जाना, ठीक है। अब देखो क्या कारण है, मगध ही 16 महाजनपदों में सबसे ताकतवर क्यों बन पाया, तो मगध में हाथी मिला। हाथी पे बैठ करके शिकार करना और युद्ध में भाग लेना ये सहज हो गया। और सहज होने से क्या हो पाया कि युद्ध करना आसान हुआ, हाथी पे बैठ करके युद्ध करना आसान हुआ। अब नीचे से भाई साहब तीर मारना और हाथी के ऊपर से बैठ के तीर मारने में अंतर तो होबे करेगा, ठीक है ना। तो इसका प्रयोग क्या किया गया, युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया गया। दूसरी बात, मगध गंगा तथा अन्य नदियों के क्षेत्र में, आपको पता है कि मगध क्या था, ऐसे करके था। अब मगध साम्राज्य जो विस्तार हुआ, अब नदी घाटियों में था, तो हर साल बाढ़ आने की वजह से वहां की मिट्टी कैसी थी, उपजाऊ था, तो ज्यादा पैदावार हुआ तो राजाओं को ज्यादा टैक्स मिला, और ज्यादा टैक्स मिला तो सरकार का खजाना, मतलब राजाओं का खजाना ज्यादा बढ़ा, और ज्यादा खजाना बढ़ा तो उससे राजा ज्यादा मजबूत हुआ। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, ये बात रखना। और मगध में महत्वाकांक्षी राजा, भाई साहब पैसा हो, सब कुछ हो, तो इससे काम नहीं बनता है। ताकतवर कब बन पाओगे भाई साहब, आपकी विचार भी तो महत्वाकांक्षी होना चाहिए, आप जीत की भाई साहब ललक होनी चाहिए, तभी तो जीत पाओगे ना। तो महत्वाकांक्षी आप देखोगे, बिंबिसार आएगा, अजातशत्रु आएगा, उदयन आएगा, महापद्म नंद आएगा, शिशुनाग आएगा, जैसे महान शासक हुए जो क्या करेंगे, अपने साम्राज्य का विस्तार करेंगे, ठीक है ना। उसके अलावा मगध में लोहा पाया जाना, भाई साहब लोहा होगा तो इससे क्या फायदा होगा, भाई साहब हथियार बना पाओगे और युद्ध बड़े स्तर पर युद्ध को जीत पाओगे, अपने पक्ष में कर पाओगे, ठीक है ना। और लाठी डंडा से युद्ध करना और लोहे के हथियार से युद्ध करने में तो अंतर होगा कि नहीं होगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यही कारण था जिसकी वजह से मगध साम्राज्य का उदय हुआ, ठीक है। अब मगध साम्राज्य का उदय हुआ, इस पर मगध साम्राज्य पर सबसे पहले राजा कौन आया, कौन सा वंश स्थापित हुआ, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां से फिर से हम लोग अगला हेडिंग डालते हैं,
ठीक है ना। अगला हेडिंग डालते हैं, मगध साम्राज्य हेडिंग डाली दी हो, अब डालो हर्यक वंश। पहले लिख लो, हेडिंग डाल के लिखो मगध साम्राज्य में, मगध में स्थापित राजवंशों का क्रम, राजवंशों का क्रम क्या था, कौन राजवंश पहले आया, ठीक ना। इस प्रकार हम लोग देखते हैं। तो इसका सबसे बढ़िया ट्रिक है, ठीक ना, ट्रिक इसका लिखो, हसीन मासुका सातगुप्त, ठीक ना। ये हेडिंग है, हेडिंग क्या ट्रिक है, ठीक है ना। पहले मगध में कौन राजवंश आया, तो सबसे पहले आया, यहां से लिखो हर्यक वंश, पहला आया हर्यक वंश। सबसे पहले मगध में कौन सा वंश स्थापित हुआ, तो कहोगे हर्यक वंश। उसके बाद कौन सा आया, तो कहोगे शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश, ठीक है ना, शिशुनाग वंश। ध्यान रहे, पहले कौन आया, हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, तीसरे नंबर पे कौन आया, नंद वंश। ध्यान रहे, उसके अलावा कौन आए, मौर्य आए। कौन, मौर्य साम्राज्य स्थापित हुआ, मौर्य आए, ठीक है ना। मौर्यों के बाद कौन आया, शुंग आए। कौन आया, शुंग शासक। उसके बाद कण्व शासक, उसके बाद कण्व। उसके बाद कौन आया, सातवाहन आए, ठीक ना, सातवाहन शासक आए, सातवाहन। उसके बाद कौन स्थापित हुए, गुप्त साम्राज्य स्थापित हुआ, ठीक है ना, उसके बाद गुप्त आए। तो ये ध्यान रखना है, मगध में सबसे पहले कौन सा राजवंश आया, तो कहोगे हर्यक वंश आया, उसके बाद शिशुनाग, उसके बाद नंद, उसके बाद मौर्य, उसके बाद शुंग, उसके बाद कण्व, उसके बाद सातवाहन, उसके बाद गुप्त। तो ये आपको ध्यान में रखना है। पूछता है कि बताओ नंदों के बाद मगध साम्राज्य में कौन स्थापित हुआ, मौर्य। मौर्यों के बाद मगध में कौन आए, शुंग। शुंग के बाद कौन आया, कण्व। कण्व के बाद सातवाहन, सातवाहन के बाद गुप्त। तो ये क्रम आपको याद रखना है, हसीन मासुका गुप्त। तो सबसे पहले हर्यक वंश पढ़ेंगे, फिर शिशुनाग पढ़ेंगे, फिर नंद पढ़ेंगे, फिर मौर्य पढ़ेंगे, फिर शुंग पढ़ेंगे, फिर कण्व पढ़ेंगे, सातवाहन पढ़ेंगे, गुप्त पढ़ेंगे। उसके बाद ये खत्म हो जाएगा कौन, प्राचीन इतिहास की राजनीति, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना। अब डालो हेडिंग हर्यक वंश, पहला डालो हेडिंग, डालो हर्यक वंश, हेडिंग डालो हर्यक वंश, हर्यक वंश, ठीक है, हर्यक वंश, हर्यक वंश लिखो। पहला पॉइंट लिखो इसके बारे में, इसे पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है, पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। इसे पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है, पहला पॉइंट था, ठीक है ना। अब देखो यह ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछ ले कि पितृहंता वंश के नाम से किसे जाना जाता है, तो बता देना हर्यक वंश। क्यों जाना जाता है, क्योंकि भाई साहब मान लो एक राजा है, एक राजा है, इसका बेटा फिर ना अगला राजा बना, फिर मान लो अगला राजा बना। अब समझो पहले कौन राजा था, ये, फिर कौन बना, ये, फिर कौन बना, ये बना। उसके बाद इसका बेटा क्या किया, इसकी हत्या कर दिया, फिर इसका बेटा क्या कर दिया, इसकी हत्या कर दिया, फिर इसका बेटा क्या कर देगा, जो इसके नीचे आएगा इसका बेटा भी क्या करेगा, इसकी हत्या कर देगा। तो एक राजा अपने बाप को मार करके सत्ता प्राप्त कर रहा है, सबके सब ऐसे कर रहे हैं, ये अपने बाप को मार रहा है, ये अपने बाप को मार रहा है, ये अपने बाप को मार रहा है, तो अपने बाप को मार करके सत्ता प्राप्त कर रहे हैं। इसी वजह से इसे कहा गया पितृहंता वंश कहा गया। क्या कहा गया, पितृहंता वंश, ठीक है ना। तो ये ध्यान रहे, पूछता है कि बताओ पितृहंता वंश किसे जाना जाता है, तो किसे, हर्यक वंश को ही पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अब डालो हर्यक वंश में प्रथम राजा कौन हुआ, लिखो प्रथम राजा बिंबिसार, बिंबिसार पहला राजा कौन हुआ, हर्यक वंश का पहला राजा कौन हुआ, बिंबिसार। लिखो यह हर्यक वंश का संस्थापक है, यह हर्यक वंश का संस्थापक था, संस्थापक था, ठीक ना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखो, इसकी राजधानी कहां थी, गिरिव्रज थी, गिरिव्रज या राजगृह थी, ठीक है। इसकी राजधानी कहां थी, राजगृह थी। बिंबिसार को श्रेणिक नाम से भी जाना जाता है, श्रेणिक नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना, जाना जाता है। ध्यान रहे, बिंबिसार को किस नाम से जाना जाता है, तो श्रेणिक नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान में रखना, बिंबिसार को किस नाम से जाना जाता है, श्रेणिक नाम से। इसने अंग को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया, अपने साम्राज्य में मिला लिया, साम्राज्य में मिला लिया, अंग को जीत लिया। ध्यान रहे, क्या किया, अंग को जीत लेता है, ठीक है ना। लिखो इसके समकालीन, लिखो बिंबिसार के समकालीन
बिंबिसार के समकालीन समकालीन कौन था? तो लिखो इसके समकालीन महात्मा बुद्ध एवं महावीर थे। ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या था? देखो, जब जैसे मान लो कि हमारे समकालीन कौन होगा? जैसे मेरे समकालीन मेरा भाई होगा, मेरी बहन होगा, मेरी बहन होगी। ठीक है ना। तो जैसे मेरा भाई और मेरी बहन है, मेरे समय के हैं, उसी तरह जब बिंबिसार था तो उसके समय में कौन कौन से थे? महात्मा बुद्ध भी थे और महावीर भी थे। तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ बिंबिसार किसके समकालीन था, महावीर किसके समकालीन थे, तो किस राजा के समकालीन थे? तो ध्यान रखना कि किसके समकालीन थे? महात्मा बुद्ध, बिंबिसार के। हालांकि अजातशत्रु के भी समकालीन होंगे, लेकिन ध्यान रहे कि बिंबिसार के और ये दोनों इनके समकालीन होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, इसने अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट, इसने साम्राज्य विस्तार हेतु वैवाहिक नीति को अपनाया, वैवाहिक नीति को अपनाया। अब ये क्या है भाई साहब? मतलब ये सोचा, ये इतना महत्वाकांक्षी राजा था कि अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए सोचा भैया कि दो तरीका है, एक तो युद्ध कर लेते हैं और युद्ध करके साम्राज्य जीत लेते हैं। तो इसने क्या किया? अंग को ही जीत लिया। इसके ऊपर ही था, मगध के जस्ट ऊपर था, लिखा है ना, मगध के जस्ट ऊपर था अंग, तो अंग को जीत लिया। लेकिन इसने जुगाड़ लगाया कि हर बार युद्ध करने से मजा नहीं आ रहा, लाओ दूसरी कोई जुगाड़ लगाते हैं। तो इसने सोचा अगर विवाह करेंगे तो दहेज में भी तो सोना चांदी मिलेगा। तो इसने बहुत सारा विवाह किया। माना जाता है बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 500 शादियां किया। अब भाई साहब 500 शादी के, हालांकि पता नहीं सही है कि नहीं, लेकिन उनमें से कुछ शादियां ऐसा भी किया जिसमें दहेज ज्यादा मिला। तो देखते हैं वैवाहिक नीति में कौन कौन सी शादियां किया। तो 3 शादियां आपको ध्यान में रखना है, 3 रानियों का नाम इसके ध्यान रखना। पहली रानी का नाम था, पहला शादी इसका हुआ कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन से, जिसका नाम क्या था? महाकौशला था, महाकौशला। ठीक है ना। पहला विवाह किससे हुआ? महाकौशला। और ये कहां की राजकुमारी थी? कहां की, मतलब किसकी बहन थी? प्रसेनजीत। प्रसेनजीत कहां का राजा था? तो कहोगे कौशल का। कहां का? कौशल राज्य का। ठीक है ना, कौशल राज्य का। कौशल राज्य के राजा प्रसेनजीत की बहन का नाम महाकौशला। उनसे विवाह हुआ किसका? भाई साहब बिंबिसार का। ध्यान रहे, पहला विवाह क्या किया? महाकौशला। दूसरा वैशाली। दूसरा विवाह इसका हुआ चेटक की पुत्री चेलना से। क्या नाम था? चेलना से। ठीक है ना। ये कहां की थी? वैशाली की थी। ठीक है ना, वैशाली की थी। ध्यान रहे, वैशाली के राजा चेटक की पुत्री चेलना से विवाह हुआ। ठीक है ना, चेटक की पुत्री चेलना का। ये कहां की थी? वैशाली की थी। अगला था मध्य देश की राजकुमारी। ठीक है ना, मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा से। तीसरा विवाह किससे हुआ? क्षेमा। ये कहां की थी? मध्य देश की राजकुमारी थी। मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा से विवाह हुआ। ठीक है ना, मध्य देश की राजकुमारी। ये कहां है? तो कहोगे आज के पंजाब में है। ठीक है ना, पंजाब ससुरा चला गया विवाह करने। ठीक है ना। अब ध्यान रहे, पहली शादी महाकौशला से, दूसरा चेलना से, तीसरा क्षेमा से। ठीक है ना, तीसरा किससे हुआ? क्षेमा से। अब देखो, महाकौशला से जब विवाह किया तो प्रसेनजीत ने दहेज में काशी दे दिया। क्या भाई साहब? लिख लो, दहेज में काशी मिला। यहीं पर दहेज में काशी मिला। ठीक है ना, दहेज में क्या कर रहे हैं? अपने बहनोई को क्या दे रहे हैं? काशी दे रहे हैं। कौन? प्रसेनजीत। ध्यान रहे, क्या हो रहा? प्रसेनजीत की बहन से विवाह हो रहा। ध्यान रहे, बेटी नहीं है, बहन से विवाह हो रहा है। किसका? ये ध्यान रखना है। कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन का नाम क्या था? महाकौशला, जिसे विवाह करने के बाद बिंबिसार को क्या मिला? दहेज में काशी मिला। सोचो भैया, विवाह किया बिंबिसार महाकौशला से और दहेज में मिल गया काशी। सोचो, अब काशी से जितना भाई साहब टैक्स होगा, टैक्स कलेक्शन होगा, जितना भू राजस्व मिलेगा, वो सब कौन लेगा? बिंबिसार लेगा। कौन लेगा बाबू? बिंबिसार लेगा। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, अगली बातें लिखते हैं। तो ये समझ में आ गया, पहला विवाह महाकौशला के याद करना। चेटक की पुत्री चेलना से विवाह हुआ, ये भी ध्यान रखना। मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा से विवाह हुआ, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना। इसमें और 2-1 पॉइंट है, ये भी ध्यान रखना है। चलो यहीं पे लिख लो। अच्छा, मिटा देते हैं क्योंकि होगा नहीं। 2-3 पॉइंट है, तो ये लिख लिए होंगे। बिंबिसार में ही चल रहा, अभी हम लोग किसमें लिख रहे हैं? बिंबिसार में ही लिख रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। अगला लिखो अवंती के शासक। पहले तो इसे पहले लिखो, इसके दरबार में जीवक नामक चिकित्सक रहते थे। चिकित्सक।
ठीक ना। इसके दरबार में एक डॉक्टर रहता था, उसका नाम क्या था? जीवक। क्या नाम था बाबू? जीवक। ध्यान रहे, पूछेगा बताओ जीवक किसके दरबार में रहता था? तो कहोगे बिंबिसार। जीवक क्या था? दार्शनिक था, इतिहासकार था, क्या था? तो कहोगे चिकित्सक था। क्या था बाबू? चिकित्सक। मतलब ध्यान रहे, ठीक है ना, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अगला लिखो, अवंती के शासक चंद प्रद्योग, अवंती के शासक चंद्र प्रद्योग, अवंती के शासक चंद्र प्रद्योग को पीलिया का इलाज हेतु, पीलिया के इलाज हेतु बिंबिसार ने दरबारी चिकित्सक जीवक को भेजा था। इसलिए भेजा, देखो पहला नंबर हमने बता दिया कि अवंती कहां है। अवंती की राजधानी उज्जैनी, दक्षिण में मध्य प्रदेश में देखे थे, ठीक ना। अवंती के राजा को पीलिया हो गया। कौन सा रोग हो गया? पीलिया। तो पूछेगा बिंबिसार के समकालीन अवंती का शासक कौन था? तो बता देना चंद्र प्रद्योग। कौन था बाबू? चंद्र प्रद्योग। तो यह ध्यान रखना है कि दरबारी चिकित्सक कौन था? जीवक था। और अवंती का राजा कौन था? पूछेगा बिंबिसार के समय अवंती का राजा कौन था? तो बता देना चंद्र प्रद्योग। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा कि चंद्र प्रद्योग महोदय को हो गया बाबू पीलिया, ठीक है ना, पीलिया। तो बिंबिसार सोचा कि भाई साहब अगर हम अपना दरबारी चिकित्सक जीवक को भेज देंगे तो इससे हमारे और अवंती के बीच संबंध अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अवंती भी नीचे से साम्राज्य विस्तार कर रहा था तो मजबूत था, ऐसा, ठीक है ना। तो इसलिए अपने मित्रता का हाथ बढ़ाने के लिए बिंबिसार दिमाग लगाया और जीवक को चंद्र प्रद्योग के पास भेजा कि जाओ चंद्र प्रद्योग का इलाज करके आओ। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि बताओ दरबारी चिकित्सक कौन था? जीवक। बिंबिसार ने किसको भेजा था? जीवक को भेजा था। कहां भेजा था? अवंती राज्य में। किसको इलाज करने के लिए? अवंती के राजा चंद्र प्रद्योग का इलाज करने के लिए। तो ये सारा आपको ध्यान में रखना। अगला लिखो, बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध को वेणुवन उपहार में दिया था। वेणुवन, महात्मा बुद्ध को वेणुवन उपहार में दिया था, ठीक है ना। ये सारा कुछ याद करना, किसके बारे में था? ये सब बिंबिसार के बारे में, ठीक है ना। ये सब किसके बारे में था? तो बिंबिसार के बारे में था। अब लिखो इसी में, अगला लिखो, ठीक है, अगला लिखो इसी में, बिंबिसार की हत्या इसके पुत्र ने अजातशत्रु ने कर दिया। अजातशत्रु, ठीक है, इसकी हत्या कौन कर दिया? अजातशत्रु ने कर दिया, ठीक है। ये ससुरा बूढ़े नहीं हो रहा था, मरी नहीं रहा था। अजातशत्रु तैयार था, हम राजा बनेंगे, हमारा बाप मरी नहीं रहा ससुरा, तो इसने अपने बाप का भाई सब हलाल कर दिया और हलाल करने के बाद खुद सत्ता प्राप्त कर लिया। तो अजातशत्रु, बिंबिसार के बाद कौन अगला राजा बना? अजातशत्रु बना। तो यहां तक हो गया। अब अगला हेडिंग डालो अजातशत्रु, ठीक है ना। इसके बाद कौन राजा बनेगा? अजातशत्रु। अभी आपको बताया ना, इसी वजह से पितृहंता वंश कहते हैं, क्योंकि सब ससुरा अपने बाप को मार करके सत्ता प्राप्त करेंगे ना, इसी वजह से इसे पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। ये सब आपको ध्यान में रखना है। अगला लिखो, अगला हेडिंग डालो अजातशत्रु। अजातशत्रु, ठीक है ना। अगला, हर्यक वंश का यह प्रथम राजा था। हर्यक वंश का प्रथम राजा था, वंश का प्रथम राजा था, जो अपने पिता की हत्या कर सत्ता प्राप्त किया या राजा बना, ठीक है ना। ऐसे करके लिख लो, सत्ता प्राप्त किया या राजा बना। अगला पॉइंट लिखो, इसे कुड़िक नाम से जाना जाता था। इसे कुड़िक, ठीक है ना, कुड़िक नाम से जाना जाता था। अभी हमने लिखाया बिंबिसार के बारे में, उसे श्रेणिक नाम से जाना जाता था। तो इसके बारे में ध्यान रखना, इसे कुड़िक नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। उसे श्रेणिक, इसे कुड़िक, दो ध्यान रखना दोनों में। आगे चल के जब चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ाएंगे तो उसे कहा जाएगा सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, ठीक है ना। तो ये सब आएगा, आगे चल के शब्द इस्तेमाल होंगे इनके लिए। ये सब यूनानी लोग इस्तेमाल करते हैं इनके बारे में, ठीक है ना। ठीक, तो ये सब आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है ना। यह लिखो, यह बौद्ध अनुयायी था। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ठीक है ना, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और लिखो इसके बारे में, इसके समय में प्रथम बौद्ध सम्मेलन
बौद्ध सम्मेलन राजगृह में हुआ था, राजगृह में हुआ था, ठीक ना, हुआ था। इसके समय में प्रथम बौद्ध सम्मेलन क्या हुआ था? राजगृह में हुआ था। लिखो अगला, राजगृह में हुआ था। इसने 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 वज्जी मल्ल एवं काशी को जीता, काशी को जीता 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 था। और लिख लो, इसके मंत्री वत्सकार थे, वत्सकार, इसके मंत्री का नाम क्या था? वत्सकार। अगला लिखो, इसने वज्र संघ को जीतने हेतु, वज्र संघ को जीतने के लिए महाशिला, जीतने के लिए महाशिला कंटक तथा रथमूसल हथियार का इस्तेमाल किया था। अब देखो ये क्या था। पहली बात हमने बताया, अजातशत्रु के बारे में, हर्यक वंश का प्रथम राजा था जो अपने बाप की हत्या करके भाई साहब सिंहासन प्राप्त किया था। इसे कुड़िक नाम से जाना जाता था। यह बात आपको ध्यान में रखना है। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके समय में प्रथम बौद्ध सम्मेलन हुआ जो कहां हुआ था? राजगृह में, ठीक है ना। कहां हुआ था? राजगृह में। इसने देखो, पहला इसका बेटा क्या किया था? इसने अंग को जीता था और काशी दहेज में लिया था और बहुत सारा विवाह करके भाई साहब क्या किया? अपने साम्राज्य को शक्तिशाली बनाया, ठीक है ना। अवंती में अपना राजदूत भेजा, अपना जीवक भेजा, ठीक है ना, अपना चिकित्सक भेजा था, ठीक है ना। और इसने वज्जी, मल्ल एवं काशी को जीत लिया। अब आपको यह बात आ रहा होगा कि काशी जब दहेज में मिला था तो इसने जीता क्यों? भाई साहब अब देखो, हमने बताया कि जब इसे काशी दहेज में मिला था, इसके बाप को जब काशी दहेज में मिला था तो ये भाई साहब इसने मतलब फिर इसे जीतने की जरूरत क्या पड़ी? देखो, एक तरफ है ये प्रसेनजीत हैं। अब देखो समझो क्यों जीतना पड़ा। ये प्रसेनजीत हैं। अब भाई साहब प्रसेनजीत क्या किए? दहेज में अपनी बेटी का विवाह किए और दहेज में काशी दे दिए, ठीक है ना, काशी दे दिए। और इधर भाई साहब कौन हुआ अगला शासक? अजातशत्रु। किसको दिए थे? ये बिंबिसार को दिए थे, बिंबिसार को, ध्यान दो, बिंबिसार को दिए थे। और भाई साहब अगला राजा कौन बना? अजातशत्रु, ठीक ना, अजातशत्रु। अब देखो, अब ध्यान दो, अजातशत्रु क्या किया? अपने बाप को मार दिया। अजातशत्रु बिंबिसार को क्या कर दिया? मार दिया, खत्म कर दिया। तो इस बात से प्रसेनजीत नाराज हो गए, कहे ससुर हमारे जीजा को मार दिया। हाँ, ये प्रसेनजीत नाराज हो गया क्योंकि इनकी बहन को क्या कर दिया? बहन के पति को मार दिया। कहा ओ ससुर मेरे जीजा को समाप्त कर दिया, मार के खत्म कर दिया। इसलिए प्रसेनजीत गुस्सिया गए और काशी कहे लो ससुरा, काशी फिर से छीन लिया और काशी फिर वापस ले लिया। कहा जाओ यहां से, अब टैक्स से कुछ नहीं तुमको मिलेगा। भाई साहब गुस्सिया गए, कौन? प्रसेनजीत गुस्सिया गए। तो जब अजातशत्रु राजा बना, कहा अच्छा मामा तुमने हमारा काशी ले लिया, ये फिर आगे चल के काशी को क्या करेगा? जीत लेगा। किससे? प्रसेनजीत से, ठीक है ना। तो प्रसेनजीत से जीत लेगा और इस बार इनकी बेटी से विवाह कर लेगा। कौन? अजातशत्रु, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। इस वजह से क्या हुआ? काशी को जीतना पड़ा। इसके बाप को क्या मिला था? दहेज में। इसे क्या करना पड़ा? जीतना पड़ा। तो ध्यान रहे, वज्जी संघ। अब वज्जी संघ को जीतने हमने क्या बताया? वज्जी एक अकेला नहीं था, वज्जी कई राज्यों का संघ था, मतलब कई राजाओं का संघ था। तो भाई साहब वज्जी बड़ा मजबूत था। अब वज्जी को जीतने खातिर भाई साहब आसान बात नहीं था। तो वज्जी को जीतने खातिर भाई साहब इसने जुगाड़ लगाया। क्या? एक तो पहला नंबर पूछता है कि वज्जी संघ को जीतने के लिए कौन सा हथियार इस्तेमाल किया था अजातशत्रु ने? तो पहला हथियार था महाशिला कंटक। क्या नाम है बाबू? महाशिला कंटक। अब ये महाशिला कंटक क्या होता है? तो महाशिला कंटक बाबू, बाहुबली मूवी देखे हो? तो बाहुबली मूवी में जो हथियारवा फेंका ऐसा भाई साहब, ऐसा बनल रहा कटोरा खान, आधा कटोरा खान, और यहीं में गोलवा धाई के भाई साहब ऐसा फेंक देते थे तो ऐसा ऐसा उड़त चल जाता रहा। तो ई के का कही गेल? इसे कहा गया महाशिला कंटक। मतलब पथरा फेंके वाला जो मशीनिया बाहुबली के रहल वह महाशिला कंटक रहल भाई साहब। वह वहीं में से चोरी हो गेल। ये अजातशत्रु का हथियार था, लेकिन ससुरा कौन चोरी कर लिया? बाहुबली चोरी कर लिया। तो ध्यान रखना, बाहुबली का हथियार क्या था? महाशिला कंटक, ठीक ना। और जौन भाई साहब भल्लाल देव,
भल्लाल देव का जो अगवा राथा में तलवरिया लगल रहा, कच 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 काटत रहे ससुरा मुड़िया, ओके कहा गया रथ मूसल कहा गया। ठीक है ना। तो महाशिला कंटक पूछा गया, बताओ वज्र संघ को जीतने के लिए अजातशत्रु ने किन भाई साहब हथियारों का इस्तेमाल किया था? तो इन्हीं हथियारों का, कौन? महाशिला कंटक और रथ मूसल का। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। और इसके मंत्री का नाम क्या था? वत्सकार नाम था। किसके? अजातशत्रु के मंत्री का क्या नाम था? अजातशत्रु के मंत्री का नाम था बाबू वत्सकार नाम था। अब देखो वज्र संघ कई राजाओं का संघ था, तो बड़ा मजबूत था। ससुरा कई बार आक्रमण करने के बाद अजातशत्रु जब नहीं जीत पाया तो महात्मा बुद्ध से पूछा, बताओ वज्र संघ को कैसे जीते? तो महात्मा बुद्ध बोले कि बाबू कुछ नहीं करना। उन्होंने एक लकड़ी लिया और इस लकड़ी को तोड़ा तो 2 भागों में हो गया, फिर इस लकड़ी को तोड़ा फिर 4 भाग में हो गया, फिर इस लकड़ी को तोड़ा 8 भाग में हो गया, फिर इस लकड़ी को तोड़ा, ऐसे करके तोड़ता गया। तो कहा अजातशत्रु से बोला, बताओ एक लकड़ी जो पहले था इसे तोड़ लोगे? तो अजातशत्रु कहा हाँ बिल्कुल तोड़ लेंगे। फिर 2 ही हो गया, तो कहीं इसे भी तोड़ लोगे? तो हाँ 4 ही हो गया। फिर 4 ठोरा हो गया, 4 ठोरे के तोड़वाए तो 8 ही हो गया, फिर 8 ठोरे के तोड़वाए 16 ही हो गया, फिर तोड़वाए तो बहुत सारा हो गया, तो फिर टूटबे नहीं कर रहा था। तब इतना बोल के महात्मा बुद्ध चले गए। तो अजातशत्रु समझ गया कि पहले नंबर एकता तोड़ना है। किसका? वज्र संघ का एकता तोड़ना है। इसका मतलब पहले जो कई राजा मिलकर शासन कर रहे हैं, पहले इनमें फूट डालोगे तब भाई साहब इनमें फूट पड़ेगा। तो जब ये अपने अंदर से लड़ेंगे तो हम बाहर से फायदा उठा लेंगे। तो ये ध्यान रखना। इस प्रकार क्या किया अजातशत्रु ने? महात्मा बुद्ध के सहयोग से क्या किया? वज्र संघ को जीत लिया। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। तो ये सब था वस्कार से। अब लिख लो इसी में लिख लो इसकी हत्या, अगला पॉइंट, इसकी हत्या इसके पुत्र उदयन ने कर दिया। इसकी हत्या इसके पुत्र उदयन ने कर दिया। ठीक है ना। इसके पुत्र उदयन ने कर दिया। अगला लिखो। अब आते हैं हम लोग उदयन पे। अगला राजा कौन बनेगा? उदयन। तो ये था अजातशत्रु के बारे में थोड़ा सा। अब इसके बाद महत्वपूर्ण राजा नहीं आएंगे, थोड़ा बहुत आएंगे, 1-2 पॉइंट का होगा, तो देख लेते हैं। अगला लिखो उदयन। ठीक है ना। लिखो, ये तो हो ही गया ना कि ये अपने बाप की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था। अब लिखो इसमें उदयन वाले में लिखो, इसने पाटलिपुत्र की स्थापना किया और इसे राजधानी बनाया। ठीक है ना। राजधानी बनाया। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, इसने पाटलिपुत्र की स्थापना किया और इसे राजधानी बनाया। यह है जैन धर्मानुयायी था। ठीक है ना। जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है ना। ध्यान रहे, अभी तक क्या था? बाकी दोनों इसके पहले बिंबिसार और अजातशत्रु कैसे थे? बौद्ध धर्म के संरक्षक थे, बौद्ध धर्म अनुयायी थे। लेकिन यह हर्यक वंश का पहला राजा है जो कैसा है भाई साहब? क्या है? ध्यान रखने वाली बात है क्या कि यह जैन धर्म को मानने वाला है। कैसा राजा है बाबू? जैन धर्म को मानने वाला है। ठीक है ना। और पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। पाटलिपुत्र की राजधानी किसने बनाया? उदयन ने। तो ये सब ध्यान रहे। अभी तक कहां थी इसकी राजधानी? तो ध्यान रहे कि इसकी राजधानी अभी तक कहां थी? तो अभी राजगृह तक थी। लेकिन ये पहला राजा है जो क्या कर रहा है? पाटलिपुत्र की स्थापना कर रहा है और उसे अपनी राजधानी बना रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना। लिखो, इसकी हत्या इसके पुत्र अनिरुद्ध ने कर दिया। इसके पुत्र अनिरुद्ध ने कर दिया। ठीक है ना। सब देख रहे हो, सब बाप को मार करके ससुरा गद्दी प्राप्त कर रहे हैं। अनिरुद्ध ने कर दिया। ठीक है ना। तो ध्यान रखने वाली बात है, सब अपने बाप को मार करके गद्दी प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है ना। अगला लिखो, अनिरुद्ध के बाद कौन होगा? देखो, अनिरुद्ध के बाद मुंडक। अगला लिखो मुंडक। अब मुंडक के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद नागदशक। ठीक है। अगला राजा कौन बनेगा? नागदशक। लिखो, यह हर्यक वंश का अंतिम राजा था। ठीक है ना। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? नागदशक। लिखो, इसकी हत्या शिशुनाग ने कर दिया। तथा एक नए वंश शिशुनाग वंश की स्थापना किया। एक नए वंश
शिशुनाग वंश की स्थापना किया? शिशुनाग वंश की स्थापना किया, स्थापना किया, ठीक है ना, एक नए वंश की स्थापना किया, ठीक है ना। अब देखो हर्यक वंश आपका हो गया समाप्त। अब देखो याद कैसे करना है कि इनका क्रम, मान लो अगर कभी राजाओं का क्रम पूछ ले तो याद करने का क्रम, हर्यक वंश के राजाओं का क्रम कैसे है, तो बाऊ अमन करके याद कर लेना, बाऊ अमन, ठीक है। पहला कौन था तो हमने बताया बिंबिसार, पहला कौन था बिंबिसार, बिंबिसार। दूसरा कौन हुआ अजातशत्रु, अजातशत्रु। उसके बाद उदयन, उदयन। उसके बाद अनिरुद्ध, अगला कौन हुआ अनिरुद्ध। उसके बाद मुंडक, मुंडक हुआ। उसके बाद नागदशक, ठीक है। अगला राजा कौन हुआ नागदशक। और यही कौन है अंतिम, हर्यक वंश का पहला राजा बिंबिसार, अंतिम राजा नागदशक। तो इस प्रकार आपसे क्वेश्चन बन सकता है, तो ये भी देख लो। अगला राजा हम लोग देखते हैं शिशुनाग वंश, हेडिंग डालो शिशुनाग वंश, हेडिंग डालो शिशुनाग वंश। इसमें भी ज्यादा नहीं है, 2-4 पॉइंट है, तो इसे भी देख लेते हैं हम लोग। हेडिंग डालो शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश लिखो, पहला पॉइंट, इसकी स्थापना, इस वंश की स्थापना, इस वंश की स्थापना शिशुनाग ने किया, शिशुनाग ने किया, शिशुनाग ने किया। अगला लिखो, अब हेड पहला राजा डालो शिशुनाग, पहला राजा। इसके बारे में ज्यादा नहीं, पहला पॉइंट तो यही है ना कि इसकी यही वाला स्थापना कौन कर रहा है, तो आपने देखा स्थापना कौन कर रहा है शिशुनाग ने, शिशुनाग, ठीक ना। शिशुनाग स्थापना कर रहा है किसका, शिशुनाग वंश का वंश, ठीक ना। संस्थापक कौन हो जाएगा, स्थापना कौन कर रहा है शिशुनाग, ठीक ना। लिखो राजधानी, लिखो अब ये वाला इंपॉर्टेंट है, राजधानी वैशाली को बनाया, ठीक ना। राजधानी कहां थी इसकी, वैशाली थी, ठीक ना। अभी तक क्या थी आपने देखा, पहले राजगिरी, फिर पाटलिपुत्र, अब कौन हो गया वैशाली। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा मगध साम्राज्य की राजधानी पहले वैशाली को किसने बनाया था, तो क्या बताओगे शिशुनाग ने। मगध साम्राज्य की राजधानी सबसे पहले पाटलिपुत्र को किसने बनाया, तो उदयन लगा देना, अभी पढ़ाया ना उदयन। तो ये जो चेंजिंग हो रहा है जहां पर बहुत समय के लिए नहीं बनेगा, बहुत कम समय के लिए बनेगा, अगले राजा जैसे बनेंगे फिर वैशाली से हटा के पाटलिपुत्र ला देंगे। लेकिन समझने वाली बात है बहुत कम समय के लिए बना है, तो क्वेश्चन भी पूछा गया कि किस राजा ने वैशाली को सबसे पहले राजधानी बनाया था मगध साम्राज्य की, तो कौन हो जाएगा शिशुनाग, कौन हो जाएगा शिशुनाग। उसके अलावा अब देखो अगला राजा आएगा कालाशोक, कालाशोक, ठीक ना। अगला राजा लिखो कालाशोक, इसे काकावर्ण के नाम से भी जाना जाता है, इसे काकावर्ण के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। इसे किस नाम से भी जाना जाता है, काकावर्ण के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। काकावर्ण के नाम से भी जाना जाता है, तो यह ध्यान रखना। तो पूछेगा बताओ काकावर्ण के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक ना, तो इसी को जाना जाता है। इसने पुनः राजधानी पाटलिपुत्र बनाया, इसने पुनः राजधानी पाटलिपुत्र बनाया, पाटलिपुत्र को बनाया, ठीक है ना, यह ध्यान रखना। इसने पुनः राजधानी कहां कर दिया पाटलिपुत्र, इसके पहले वो शिशुनाग ने कहां किया था वैशाली में, ठीक है ना। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था, शिशुनाग था, ठीक है ना। तो ये सब आपको ध्यान में रखना, ठीक है ना। इसके समय लिखो, इसके समय में, इसके समय में द्वितीय बौद्ध सम्मेलन, द्वितीय बौद्ध सम्मेलन, सम्मेलन सम्मेलन वैशाली में हुआ था, वैशाली में, वैशाली में हुआ था। सब क्वेश्चन पूछा गया, किसके समय में प्रथम बौद्ध सम्मेलन हुआ था, अभी पढ़ा कर आए हैं, किसके समय में द्वितीय बौद्ध सम्मेलन हुआ, ये सब पूछा गया क्वेश्चन। तो आपको ये ध्यान में रखना, किसके समय में द्वितीय बौद्ध सम्मेलन हुआ था, कालाशोक के समय में, तो ये सब आपको ध्यान में रखना, ठीक है ना। अब लिखो अगला, अगर आपसे पूछे कालाशोक किस धर्म का अनुयायी होगा, तो जब ये बौद्ध धर्म का सम्मेलन करवा रहा है तो जाहिर सी बात है कि बौद्ध धर्म का ही अनुयायी होगा। हाँ, इसमें भी नहीं ना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, ये तो कॉमन सेंस से लगा लो, ठीक है ना। अब एक लाइन अगर चाहो तो लिख लो कि ये अभी बौद्ध धर्म का अनुयायी था, तो ध्यान रहे, ठीक है ना। अगला लिखो, अगला राजा लिखो इसका महानंदिन, अगला राजा, तीसरा राजा लिखो इस वंश का
ये 2 पॉइंट है। इसके अलावा अगला लिखो महानंदिन, ठीक है, अगला राजा महानंदिन। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? महानंदिन। और लिखो इसके बारे में, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था। और लिखो इसकी हत्या महापद्म नंद ने कर दिया, महापद्म नंद ने कर दिया, इसकी हत्या महापद्म नंद ने कर दिया। और नंद वंश की स्थापना किया। तो इसके बारे में 2 पॉइंट लिखना है। महानंदिन की बात, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा महानंदिन था, इसकी हत्या कौन करेगा? महापद्म नंद के द्वारा कर दिया जाएगा, ठीक है ना। इसकी हत्या कौन करेगा? महापद्म नंद के द्वारा कर दिया जाएगा और नए वंश की स्थापना किया जाएगा जिसका नाम है महापद्म नंद, सॉरी नंद वंश, ठीक है ना। तो अब हेडिंग डालो नंद वंश। इसमें भी बहुत ज्यादा नहीं है, 2 ही राजाओं के बारे में पढ़ना है। अब डालो हेडिंग नंदवंश। ठीक है, नंदवंश में लिखो, पहला राजा लिखो, ऐसे लिखो नंदवंश में, यह प्रथम शूद्र वंश था, ठीक है, शूद्रों द्वारा स्थापित पहला वंश था, इसी वजह से इसे शूद्र वंश कहा जाता है। अब डालो पहला राजा इसके बारे में, पहला राजा महापद्म नंद, ठीक है ना, महापद्म नंद। पहला हेडिंग डालो नंदवंश। नंदवंश को पहले शूद्र वंश के रूप में जाना जाता है और पहला राजा डालो महापद्म नंद। महापद्म नंद के बारे में लिखो, यह नंदवंश का संस्थापक था, अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट, इसके अन्य नामों में मिलता है सर्व छत्रांत का, एक राट, उग्रसेन, द्वितीय परशुराम, एक राट, उग्रसेन, द्वितीय परशुराम। ये सब किसके बारे में मिलता है? ये सब मिलता है महापद्म नंद के बारे में। सर्व छत्रांत का मतलब इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी से सभी क्षत्रियों का नाश किया था, पृथ्वी से सभी क्षत्रियों का नाश किया, इसी वजह से इसे कहा जाता है। क्षत्रियों का क्या किया था? नाश किया था। कौन? महापद्म नंद द्वारा, ठीक है ना। इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है? सर्व छत्रांत का। क्या कहा जाता है? सर्व छत्रांत का। एक राट, उग्रसेन इसकी उपाधि है, ठीक है ना। द्वितीय परशुराम, क्यों? क्योंकि पहले परशुराम जो हुए थे उन्होंने पृथ्वी से सभी क्षत्रियों का नाश किया था, तो ये द्वितीय परशुराम है क्योंकि इसने भी पृथ्वी से सभी क्षत्रियों का क्या किए थे? नाश किए थे। तो ये इसी वजह से जाना जाता है, इसका नाम इसलिए भी जाना जाता है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना। और राजधानी मान लो नंदों का अगर पूछ भी ले तो लगा लो, नंदों की राजधानी पाटलिपुत्र थी। राजधानी इनकी कहां थी? राजधानी पाटलिपुत्र था। ये आपको ध्यान में रखना। अब इसके बारे में एक आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। एक चीज इसके बारे में ध्यान रखना है, लिखो, नोट करके लिखना, नोट। महापद्म नंद ने कलिंग पर आक्रमण किया था। यह पहला मगध सम्राट, ऐसे लिख लो, इसने कलिंग पर आक्रमण किया था। अब ये बात ध्यान रखना है, कलिंग पर पहले आक्रमण कौन करेगा? महापद्म नंद। अशोक अगर ऑप्शन में नहीं दिया, अशोक भी आगे चल के कलिंग पर आक्रमण करेगा और कलिंग को जीत करके मौर्य साम्राज्य की 5वीं क्या बनाएगा? प्रांत बनाएगा। लेकिन उससे पहले अगर पूछ ले, महापद्म नंद ने भी क्या किया था? कलिंग पर आक्रमण किया था। यह हमें जानकारी कहां से मिलती है? हाथी गुफा अभिलेख से। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से पता चलता है कि महापद्म नंद ने कलिंग पर, उड़ीसा के कलिंग क्षेत्र पर आक्रमण किया था। कौन? महापद्म नंद ने। मगध का पहला राजा है जो क्या करेगा? कलिंग पर आक्रमण करेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना, अशोक से पहले ये आक्रमण कर दिया था। तो ये नोट करके लिख लेना, ठीक है ना, ये सब नोट करके लिख लेना। अगला लिखो, अब नंदवंश के बारे में अगला राजा लिखो, इसी में नंदवंश का अगला राजा होगा घनानंद, ठीक है ना। इसी के समकालीन कौन होगा? चंद्रगुप्त मौर्य होगा। लिखो अगला राजा घनानंद।
घनानंद, ठीक है, घनानंद, ठीक है। लिखो, नंद वंश का अंतिम राजा, वंश का अंतिम राजा था, अंतिम राजा था, ठीक है ना, अंतिम राजा था। हमें महत्वपूर्ण राजाओं के बारे में ही ध्यान रखना है, सबके बारे में थोड़ी पढ़ना है, ठीक है ना, नहीं तो बहुत सारा वंशावलियां हो जाएंगी, बहुत सारे राजा हो जाएंगे, सबके बारे में पढ़ते, जो महत्वपूर्ण है वही हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। इसकी हत्या चंद्रगुप्त, इसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा कौटिल्य की सहायता से कर दिया गया, कौटिल्य की सहायता से कर दिया गया, ठीक है ना। इसी के समय में यूनानी आक्रमण सिकंदर ने किया था, ठीक है ना, ठीक है। इसी के समकालीन राजा आम भी होंगे, तक्षशिला के राजा आम भी होंगे, पंजाब के राजा पोरस होंगे, ठीक है ना, इसी के सब समकालीन है। अब हमको पढ़ना क्या है, अब ध्यान रहे, हमने ये लिखा दिया, इसी के समय यूनानी आक्रमण सिकंदर द्वारा किया जाता। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत पर आक्रमण करेगा, तो पूछेगा भारत पर जब आक्रमण हुआ यूनानियों का, उस समय मगध का राजा कौन था, तो मगध का राजा घनानंद था, ये ध्यान रहे, ठीक है ना, मगध का राजा कौन था, घनानंद था। तो ये आपको ध्यान में, यही नंदवंश का अंतिम राजा भी था। इसकी हत्या कौन करेगा, चंद्रगुप्त मौर्य करेगा, किसकी सहायता से, कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य की सहायता से क्या करेगा, इनकी हत्या कर देगा घनानंद की, कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। और इस प्रकार एक नए साम्राज्य का उदय होगा जिसका नाम होगा मौर्य साम्राज्य। लेकिन मौर्य साम्राज्य से पहले घनानंद की मृत्यु के बाद भाई साहब हमें क्या पढ़ना, विदेशी आक्रमण, सिकंदर का आक्रमण पढ़ना है, ईरानी आक्रमण पढ़ना है, डेरियस प्रथम, दारा प्रथम का आक्रमण पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अभी के लिए ये क्या हुआ हमारा, एक जैसे कहने का मतलब एक पड़ाव हम लोग का खत्म हो गया। कहां से कहां तक, हर्यक वंश लेकर के नंद वंश तक हम लोगों ने देख लिया, ठीक है ना, नंद वंश तक, हर्यक से नंद वंश तक देख लिया। अब इसके बीच में आएगा विदेशी आक्रमण, कौन आएगा, विदेशी आक्रमण। तो विदेशी आक्रमण में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम विदेशी आक्रमण किसके समय में हुआ था, किसने किया था, सिकंदर का आक्रमण कब हुआ था, किसके समय में हुआ था, पंजाब का राजा उस समय कौन था, पोरस कौन थे, आम्भी कौन थे, ठीक है, उस समय बताओ चंद्रगुप्त मौर्य शासक बना था कि नहीं बना था। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगला वाला हम लोगों का होगा विदेशी आक्रमण। और विदेशी आक्रमण खत्म होने के बाद हम लोग देखेंगे भाई साहब क्या, चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर देगा। और मौर्य साम्राज्य में हम लोग पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक पढ़ेंगे। तो ये सारे राजा कब आएंगे, इसमें आएंगे अगले वाले में, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये हुआ हमारा एक पड़ा हुआ खत्म, किसका, राजवंशों का। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगले वाले में हम लोगों को क्या पढ़ना, विदेशी आक्रमण पढ़ना, ठीक है दोस्तों। तो बस इतना ही रखते हैं।